कभी सोचा है कि कुछ कंट्रीज सुपर रिच हो गई और कुछ कंट्रीज अभी भी डेवलपिंग फेज में स्ट्रगल कर रही हैं? क्यों? इन सभी में एक कॉमन फैक्टर मिलता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो आज हम समझेंगे इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कंप्लीट स्टोरी फ्रॉम परफॉर्मेंस टू प्रॉब्लम्स। और बिलीव मी, अगर तुम लोगों ने ये वीडियो अब शुरू से लेके एंड तक देख ली तो ये टॉपिक इतना क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ढूंढ के इसी क्वेश्चन को करके आओगे, एक टॉपर की तरह अपना एग्जाम करके आओगे। ठीक, शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने जा रहे हैं जीएनडीयू में बीए बीएससी इकोनॉमिक्स कर रहे थर्ड सेम के स्टूडेंट्स जो अभी इंडियन इकोनॉमी परस्यू कर रहे हैं अपने इस सेमेस्टर में। सेक्शन बी का आज उनका एक टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज इंडस्ट्री, परफॉर्मेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक, तो शुरुआत करते हैं विद इंट्रोडक्शन। ध्यान से देखना। अब देखो यार, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब यह है कि इंडस्ट्रीज का एक्सपैंड करना, नई नई फैक्ट्रीज का सेटअप होना एंड जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं उनका मॉडर्नाइज होना या नई टेक्निक्स का यूज करके प्रोडक्शन करना। अब यहां पर यह बात सिर्फ प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है, यहां पर हम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? आवर इकोनॉमी। अब जो इंडस्ट्रीज है ना, वो एग्रीकल्चर के कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। क्यों? देखो यार, जो इंडस्ट्रीज है ना, वो मॉडर्न टूल्स एंड मशीनरीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। किसको? एग्रीकल्चरल सेक्टर को, जो उनकी भी ग्रोथ में हेल्प करती है। सो एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी इंडस्ट्रीज इंश्योर करती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए जो टूल्स चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, वो तो इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी ना। उसके बाद कई सारे इकोनॉमिस्ट्स, उनमें से कुछ जैसे बावर एंड येमी ने भी ये कहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इट्स वाइडेस्ट सेंस इज द की टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन ही वो चाबी है जिससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी और हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स अचीव हो पाएंगे। अब देखते हैं रोल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी अब इसके फायदे क्या क्या हैं इंडस्ट्रीज डेवलप होने के। पहला तो ये है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट होती है, मतलब बैलेंस बना रहता है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, बाकी सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज के डेवलप होने के कारण। क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत पॉपुलेशन जो है वो पहले से इन्वॉल्व होती है। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, एग्रीकल्चर में उतने ही लोग काम करने वाले बढ़ते जाएंगे, जिससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो हम सेक्शन ए में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आती है, एग्रीकल्चर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कुछ लोग तो ऐसे है कि वहाँ पर काम करते दिखते ज़रूर है बट एक्चुअल में वो कुछ आउटपुट वहाँ दे नहीं रहे होते, उनकी मार्जिनल एफिशिएंसी ज़ीरो होती है। ये सब चीज़ें सेक्शन ए में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं एग्रीकल्चर के बारे में। कम टू द पॉइंट, बैलेंस्ड डेवलपमेंट से क्या होता है, बेसिकली एग्रीकल्चर से प्रेशर थोड़ा कम होता है। जो एक्सेस पॉपुलेशन सारी की सारी एग्रीकल्चर में जा रही थी, अब इंडस्ट्रीज में भी आके काम करेंगी। शिफ्ट होगा एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक, कुछ वर्कर्स, काफी वर्कर्स इंडस्ट्रीज में भी आएंगे, तो होगा क्या कि एग्रीकल्चर में जहां कुछ वर्कर्स बिल्कुल वेले घूम रहे थे, लग रहा था काम कर रहे हैं पर नहीं कर रहे और थोड़ी वेजेस ले रहे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आकर अच्छे से काम करके ज्यादा वेजेस लेके जाएंगे। उसके बाद क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्रीज एक्सपैंड कर रही हैं, नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगी, बेसिकली अगर इंडस्ट्रीज डेवलप हुई तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप होगा, नेशनल इनकम में इंक्रीज आएगा। देखो यार, इंक्रीज कैसे आएगा नेशनल इनकम में? वैल्यू एडिशन के कारण डायरेक्टली नेशनल इनकम जो है वो बूस्ट हो जाती है। अब वैल्यू एडिशन मतलब, ध्यान से समझना, अगर कोई भी एक रॉ मटेरियल है, जैसे कॉटन, कॉटन से बनाया धागा तो उसकी वैल्यू बढ़ी, धागे से बनाया कपड़ा, उसकी वैल्यू और बढ़ गई, कपड़े से बनाए ब्रांडेड जीन्स, शर्ट्स, तो उसकी वैल्यू और बढ़ गई। तो इसी तरह से चीज वही है, बस उसको जो इंडस्ट्रीज हैं रिफाइन करके थोड़ा उसको अलग तरीके से उसका आउटपुट निकाल के उसकी वैल्यू को बढ़ाती चली जाती हैं। जितनी ज्यादा वैल्यू उसकी होगी, जितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी इकोनॉमी में, उतनी ज्यादा डेवलपमेंट होती जाएगी, उतनी ज्यादा नेशनल इनकम बूस्ट होती जाएगी। आया समझ?
क्योंकि ये पैसा जो वैल्यू एडिशन होने पर इकोनॉमी में आया, किसी ने वो चीज़ खरीदी, तो वो इकोनॉमी में घूमेगा और इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कई सारे ऐसे बंदे हैं जिनके पास, गांव के बंदे स्पेशली, लोग जिनके पास काम करने के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर वो जा सकते हैं, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब इंडस्ट्रीज आ गई तो उनके पास और भी ऑल्टरनेटिव आ गया, ऊपर से उन्हें यहाँ पे वेजेस भी ज़्यादा मिल रहे हैं और वो एज अ ह्यूमन कैपिटल अच्छे से यूटिलाइज हो पाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में रादर देन एग्रीकल्चर। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ, लोगों के रहने सहने का जो तरीका है, जो जिस तरह से अभी वो रह रहे हैं, बेसिकली उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर गुड्स इंट्रोड्यूस हुए। अब इंडस्ट्रीज आई, उन्होंने कई सारे कंज्यूमर गुड्स बनाए जिससे लोगों की लाइफ ईजी हुई, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुई। कैसे? पहले क्या होता था, एंटरटेनमेंट के लिए सब जाके नाटक देखा करते थे, जो स्टेज पे होता था शो। फिर उसके बाद धीरे धीरे आया डब्बा टीवी, है ना, टीवी इंट्रोड्यूस हुआ। अब टेलीविजन के बाद अब तो एलसीडीज, एलईडीज, स्मार्ट एलईडीज और पता नहीं क्या क्या, शायद 3D में भी अब तो आने लग गई होंगी या आने वाली होंगी। तो बेसिकली इंप्रूवमेंट हो रही है और कंफर्टेबल हो रही है लोगों की लाइफ। फ्रिज आ गया, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह। पहले पानी रखते थे मटके में और अब फ्रिज आ गए, उसमें स्पेस भी ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ें भी रख सकते हैं, ज़्यादा देर तक चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, है ना। फैंस, यानी पहले कैसे होता था, लोग जो हाथ से चलने वाली पक्षी है वही यूज़ करते थे, बाद में फिर फैन आ गए और अब तो एसी भी आ गए हैं, गर्मी में तो एसी ही सहारा है भाई अब तो, एटसेट्रा। उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन होती है, कैपिटल फॉर्मेशन वैसे जो एज सच टर्म है, कैपिटल का मतलब कोई भी प्रोडक्टिव एसेट्स या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो और नए प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करती हैं या और ज़्यादा कहें तो इनकम, प्रॉफिट्स या फिर और नई चीज़ें जनरेट करने में हेल्प करती हैं जिससे और ज़्यादा फ़ायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मशीनरीज ऐसी बनाई हैं जिस मशीन की वजह से और ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, या फिर यहाँ पर जो ट्रैक्टर्स हैं बनाए हैं, इन ट्रैक्टर्स की मदद से जो किसान हैं वो खेती करेंगे और उसके ज़रिए वो और फिर फसलें उगाएंगे और उसके ज़रिए उनको पैसे मिलेंगे। सो ये कुछ कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना इकोनॉमी में किन किन वजह से हो पाती है, अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करी जाए। क्योंकि अगर फार्मर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, नई चीज़ें खरीदेंगे ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा ही नहीं। तो इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण क्या होते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो होगा क्या, कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ी, यानी इनकम बढ़ गई। अब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है उनकी सेविंग भी बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी तो फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आते हैं नेशनल डिफेंस, जो है हमारी कंट्री का, वो स्ट्रांग होता है। जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, अगर यहां इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा है, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता है, तो ऑब्वियस ही बात है वो कंट्री वो जो है वो खुद में सेल्फ रिलायंट रहने के लिए तैयार है, या फिर सेल्फ रिलायंट होने के लिए ये चीज जरूरी है। डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद के अच्छे से बना पा रहे हैं, सो नेशनल डिफेंस भी इंप्रूव होता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है, बेसिकली जो अब नई नई चीजें यहां पर हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होंगी उन्हें हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे बाहर से, फॉरेन करेंसी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास इकट्ठे हो पाएंगे। उसके बाद इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब जो चीज़ें बाहर से हम इंपोर्ट करवाते थे वो अब हम खुद ही बना पा रहे हैं, तो उसका पैसा भी बचेगा। सो बेसिकली है क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इकट्ठा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होगी। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री में हम थोड़ा महंगे या कॉस्ट ज़्यादा आती है उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने की, वो हम बाहर से अगर मंगवाते हैं तो उल्टा कॉस्ट कम रहती है, तो कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करानी पड़ती हैं। एंड ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाना ज़रूरी होता भी है एक तरह से, ताकि ग्लोबली या पूरे वर्ल्ड के साथ हमारा कनेक्शन बना रहे, चाहे वो ट्रेड रिलेशन हो चाहे किसी भी तरह के। ऑप्टिमल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं,
लाइक मिनरल्स, ऑयल्स, गैस, इन सब का ऑप्टिमल यूज़ हो पाए, सही से यूज़ हो पाए। इन सभी का यूज़ करके जो नए प्रोडक्ट्स बनाने का काम है वो इंडस्ट्रीज करती हैं। अगर इंडस्ट्रीज ही ना हो तो इन सब का सही से यूज़ हो नहीं पाएगा, हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। पर है तो फिर इनका ऑप्टिमल यूज़ होगा, सही से यूज़ होगा। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होगी। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि आज के टाइम में अगर हम देखें तो एआई, कंप्यूटर्स, इन सब का ज़माना है, सच बताओ तो। और अगर किसी के पास ऐसी बेसिक स्किल्स भी नहीं है, बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता बिल्कुल ही, या किसी के पास कंप्यूटर लैपटॉप है ही नहीं बिल्कुल भी और चलाना भी नहीं आता, तो तुम ही बताओ उसको जॉब मिलना कितना मुश्किल होगा, या मिलने के चांसेस ही बहुत ना के बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि वो जिस भी कंपनी में अप्लाई करे वो सब ये कह के मना कर दें कि यार तुम्हें इतनी बेसिक सी स्किल्स भी नहीं आती, हमारी कंपनी में हम तुम्हें जो बड़े बड़े काम देंगे वो तुम करोगे कैसे, तो उसे जॉब मिलेगी ही नहीं। सो बेसिकली अब वो अपनी स्किल्स को डेवलप करना शुरू करेगा। डेवलप करेगा तो क्या होगा, उसके पास टेक्निकल एजुकेशन आएगी, टेक्निकल नॉलेज आएगी, सीखने के अब तो सोर्सेज भी बहुत सारे हैं। उसमें एक डिसिप्लिन डेवलप होगा, उसकी साइंटिफिक थिंकिंग जो है वो क्रिएट होगी। सो होगा क्या, ये जो ह्यूमन कैपिटल है उनकी डेवलपमेंट होगी, यानी ऐसा इंसान जो एक्चुअल में एक एसेट की तरह काम करता है अपनी इकोनॉमी में और चीज़ों की और ज़्यादा डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है, वो और ज़्यादा ग्रो करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप होगा। सो बेसिकली है क्या, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एनर्जी नेटवर्क्स हैं, वो सब अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। क्योंकि रोड्स बनाने के लिए, एनर्जी के लिए तो मैं ऐसा समझ सकते हो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के लिए जो सोलर पैनल्स, विंड मिल्स वगैरह और बाकी कई सारी चीज़ों का यूज़ होता है। इनमें मेनली क्या चाहिए होता है, स्टील, सीमेंट, मशीन्स। कौन बनाएगा, इंडस्ट्रीज बनाएंगे, जिससे क्या है ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी नेटवर्क्स जो है वो इंप्रूव होंगे। मीटिंग राइजिंग डिमांड्स, होता क्या है, पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड्स भी तो बढ़ेंगी, है ना। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी डिमांड्स भी बढ़ रही हैं। पहले घर में 4 लोग थे, जितना वो खाना खाते हैं अब हो गए 8 लोग, तो अब वो खाना ज़्यादा खाएंगे, डिमांड बढ़ गई है। सो ये जो बढ़ती डिमांड को मीट करने के लिए भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज ही तो हैं जो हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आएंगी कंज्यूमर्स के लिए। अब कंज्यूमर्स बढ़ गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट्स भी तो बढ़ने चाहिए। वो कौन करेगा ये काम, इंडस्ट्रीज करेंगी। सो जो राइजिंग डिमांड है उन्हें मीट करने में भी हेल्प करती हैं। ठीक, सो यहां तक हमारा पहला एक पार्ट खत्म हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन हो गई है, रोल हो गया है। अब देखते हैं आगे कुछ और पॉइंट्स, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसके बाद इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, सब कुछ देखेंगे। फिलहाल इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट करते हैं गवर्नमेंट के क्या क्या मेजर्स हैं फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्या उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने काफ़ी सारी बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया, जैसे कि भिल्लई स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़, दुर्गापुर स्टील प्लांट इन वेस्ट बंगाल एंड सो ऑन एटसेट्रा, बहुत सारे। आफ्टर दैट और ज़्यादा न्यू इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ को, फार्मास्यूटिकल्स को, कंप्यूटर्स को वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स से तो तुम सब ऑलरेडी जानते ही होगे इसको। फार्मास्यूटिकल्स के बारे में अगर नहीं पता तो बता दूं, जो मेडिसिन्स, पिल्स, टैबलेट्स वगैरह ये सब बनाते हैं। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कई सारे उन्होंने सेटअप करे, जैसे कि IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1948 में सेटअप किया गया। SIDBI, SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1990 में डेवलप हुआ। एंड एक्सिम बैंक, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो 1982 में डेवलप हुआ। बेसिकली ये इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करने के लिए आए थे, इंट्रोड्यूस करे थे, बनाए गए थे। उसके बाद फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया गया। हुआ क्या कि FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी अगर फॉरेन के कुछ लोग या फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं किसी भी शेयर में, कुछ
टेक्नोलॉजी में, किसी फैक्ट्री में, कोई जॉइंट वेंचर में, तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगी हुई थी, बट इसकी जो पॉलिसीज है, एफडीआई पॉलिसीज, उन्हें लिबरलाइज किया गया, थोड़ी फ्री करी गई, ताकि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जा सके, इंडिया में पैसा आए, हमारी इकोनॉमी में भी पैसा आए। इलेक्ट्रिसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, कई पावर प्लांट्स लगाए गए, रोड्स, रेलवेज, कम्युनिकेशन इंप्रूव किया गया, एक्सपैंड किया गया। आफ्टर दैट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। सेल्स मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बेसिकली कुछ ऐसे डेजिग्नेटेड एरियाज जहां पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, और उन एक्सपोर्ट्स के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के लिए या एक्सपोर्ट के लिए उन्हें स्पेशल फैसिलिटीज या इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मुंबई, सूरत, नोएडा में टेक्सटाइल्स के लिए ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जहां से ये टेक्सटाइल्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं कई सारे, और वहीं बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं। R&D सेंटर्स बनाए गए, कई सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए गए, जो कि इनोवेशंस का एक बेस बने, एक फाउंडेशन बने, एक नींव बने। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उन्हें देखते हैं। देखो ये ना बहुत कॉमन पॉइंट्स है, काफी जनरल पॉइंट्स हैं, इसीलिए जो पॉइंट में सिर्फ मुझे लगता है शायद तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो वो मैंने बताया, अदरवाइज बाकी पॉइंट्स से तुम सब बहुत फैमिलियर होगे, और इनको याद करके एग्जाम में लिखोगे तो इनकी 4 to 5 लाइन्स तुम खुद से बना सकते हो यार। तुम इतनी छोटी क्लास भी नहीं हो, और पिछले 2 सेमेस्टर्स में, 1 साल में तुम ऑलरेडी बहुत सारा कुछ लिख के आ चुके हो, पेपर में गप मार के आ चुके हो, तो इतना तो कर ही लोगे यार। इतने सारे पॉइंट्स दे रहा हूँ, छोटा मोटा कंटेंट नहीं बना पाओगे बीच का, और की पॉइंट्स भी तो दे ही रहा हूँ ना साथ साथ, थोड़े थोड़े हर किसी के साथ। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। सबसे पहले तो पावर शॉर्टेज है, यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल की कमी होने की वजह से पावर शॉर्टेज है। पावर शॉर्टेज के कारण प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, एफिशिएंसी लो हो जाती है। ठीक, इकोनॉमिक्स की ना मेरे को सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है, कि इसमें जो भी किसी चीज की एडवांटेजेस है ना, जो भी मेरिट्स है ना, वही इसकी डिसएडवांटेजेस या डिमेरिट्स बन जाते हैं। उल्टा कर दो, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड वे से ना ये एक इजी सब्जेक्ट इसलिए भी माना जाता है, स्पेशली इन बीए बीएससी इकोनॉमिक्स। आगे जाके मास्टर्स में तो मुझे भी आइडिया नहीं है ये कैसा होगा, बट फिलहाल बैचलर डिग्री में, बीएससी में या उससे पिछली क्लासेस में इकोनॉमिक्स में जो चीज़ें पहले एडवांटेजेस में होती हैं वही उल्टी करके डिसएडवांटेजेस बन जाती हैं, जो उसके फीचर्स है वही उल्टे करके इसके क्रिटिसिज्म्स बन जाते हैं। तो वही हुआ, पावर शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी और कोल की कमी है, कैपिटल शॉर्टेज है, बेसिकली लो सेविंग्स एंड इनकम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड हो जाती है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनरी ओल्ड है, पुरानी मशीनरी का यूज होता है, R&D सेल्स में या कहो तो R&D सेंटर्स या तो कम है, और अगर है तो उनमें इन्वेस्टमेंट काफी कम होती है। जैसे अगर इंडिया की बात करी जाए तो 2020-21 में GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का सिर्फ 0.65% इसमें 0.65% के आसपास इसमें इन्वेस्ट किया गया था। GNP या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री इन 1 ईयर, चाहे वो अब्रॉड का हो चाहे वो अपनी कंट्री का हो। नहीं समझ आया? और अच्छे से समझाता हूं। देखो, जितने भी गुड्स या सर्विसेज हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स, हमारी कंट्री के रहने वाले इंडियंस प्रोड्यूस करते हैं एक साल में, उसकी टोटल वैल्यू, उसी को जीएनपी कहते हैं। और एक और चीज इसमें याद रखनी है कि वो हो सकता है कि हमारी कंट्री में ही प्रोड्यूस करे, चाहे हो सकता है वो इंडियन किसी बाहर की कंट्री में प्रोड्यूस करे। बेसिकली अगर कोई इंडियन ही है जिसने बाहर की कंट्री में अपनी फैक्ट्री डाली है और वहां पर वो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो भी हमारी जीएनपी में गिना जाएगा, क्योंकि अदरवाइज कह रहा हूं, क्योंकि वो घुमा फिरा के पैसा तो हमारे कंट्री में ही आ रहा है, उसके पास ही आ रहा है ना, इसलिए। तो ये जीएनपी होती है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, चाहे वो अब्रॉड में हो चाहे वो हमारी खुद की कंट्री या डोमेस्टिक कंट्री में हो। सो जीएनपी का ये जो हिस्सा है टोटल वैल्यू में से 0.65% ही इस R&D में जाता है, R&D। उसके बाद रॉ मटेरियल की जो शॉर्टेज तो है वो तो चलो है ही। अब रॉ मटेरियल कम है तो नई चीजें बनेंगी भी कम, क्योंकि काफी सारी चीजें इंडस्ट्रीज में बननी तो रॉ मटेरियल से ही है ना।
इंडस्ट्रियल सिकनेस है। इंडस्ट्रियल सिकनेस होने का मतलब है कि अगर कोई इंडस्ट्री लोन रीपे नहीं कर पाती, कोई इंडस्ट्री सेटअप हुई है या किसी ने कोई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बैंक से लोन लिया था, अब उसकी इंडस्ट्रीज के जरिए उतनी कमाई नहीं हो पा रही, वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा, तो होता क्या है, क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज हो जाते हैं, वो कंट्री कह रहा हूं, वो इंडस्ट्री बंद हो जाती है लोन रीपे ना कर पाने की वजह से। उसे इंडस्ट्रियल सिकनेस कहते हैं, यानी वो इंडस्ट्री बीमार हो जाती है। रीजनल इनइक्वालिटी हो जाती है। कुछ अगर स्टेट्स में अच्छी इंडस्ट्री सेटअप हुई है, अच्छी डेवलपमेंट हुई है, तो वो आगे भी निकल जाती हैं, कुछ स्टेट्स पीछे ही रह जाती हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी आ जाती है, रीजनल इनइक्वालिटी, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हमने देखा कई सारे आजकल, या फिर पहले भी बहुत बार सुना है कि कुछ इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो बाहर धरना डाल के बैठ गए हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद करी हुई हैं, लॉकआउट्स हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो प्रोडक्टिविटी, टाइम और वो जो आउटपुट है सब वेस्ट होता है उस टाइम पर। ह्यूमन कैपिटल प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे वर्कर्स हैं, लेबर हैं जो स्किल्ड नहीं होते, काफ़ी कामों में नहीं होते, तो वो अनस्किल्ड एंड इलिटरेट वर्कर्स के कारण प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये उनकी गलती है, पर हाँ, वो चीज़ सही करने के लिए भी उन्हें एफर्ट डालना चाहिए। अगर वो एक एसेट नहीं है अपनी कंट्री के लिए, तो उन्हें एसेट बनना होगा। उसके बाद फॉरेन कंपटीशन भी तो बहुत है। अब फॉरेन कंट्रीज अपनी कई सारी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज यहाँ पे सेटअप करती हैं, कई सारी कॉरपोरेट कंपनीज यहाँ पे सेटअप होती हैं, जो कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री के इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी एक बड़ा कंपटीशन है। ठीक, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर कई सारी कंपनीज हैं, एप्पल है, तो वो हमारे यहाँ के कई सारे ब्रांड्स को, स्मार्टफोन ब्रांड्स को, यहाँ पर तो वैसे कम ही बनते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर, पर अगर थोड़े बहुत है भी तो उनको काफ़ी तगड़ा कंपटीशन दे रही है। काफ़ी सारे टेक्सटाइल ब्रांड्स हैं जो फॉरेन कंट्री के हैं, जो हमारी कंट्री के लोकल ब्रांड्स को काफ़ी तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात करते हैं, उससे भी पहले ये देखो एक वर्ड है एमएसएमईज की प्रॉब्लम है। ये सी जो कंपटीशन है वो एमएसएमईज की एक बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो इंडस्ट्रीज अभी छोटी हैं, अभी जस्ट शुरू हुई हैं, ये शुरू होके वो कुछ ही टाइम हुआ है और अभी इतने अपर लेवल पे वो नहीं पहुंच पाई हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये फॉरेन कंपटीशन। इतने बड़े शार्क्स से जीतना या उनके लेवल पर भी आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये फॉरेन कंपटीशन ऐसे छोटे छोटे बंदों को ना जल्दी से बढ़ने नहीं देता। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रीज से होने वाला डिस्चार्ज या फिर केमिकल इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स पानी में घुल जाना, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में मिल जाना, ये सब एक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस बड़ा फैक्टर है जो इसके प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आता है। अब इसके बाद दो और ऐसे टॉपिक हैं जो ज़रूरी हैं, जो मैं तुम्हें यहीं बता दूंगा। फिलहाल तुम, चलो ठीक है यहीं बता देता हूँ, छोड़ो, रब क्या ही करना। एक हो सकता है तुमसे पूछी जा सकती हैं इसकी सजेशंस, कि बताओ तुमने प्रॉब्लम्स तो बता दी, अब इसको ठीक करने के लिए सजेशंस क्या क्या हो सकती हैं। अगर तो नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो तो यही हैं। अगर आए सजेशंस बताओ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको टैकल करने के लिए, सजेशंस में सीधी सी बात प्रॉब्लम्स को उल्टा कर दो। एग्जाम ओरिएंटेड थियोरी अप्रोच यही रहती है, जो भी प्रॉब्लम्स है सजेशंस में उन्हें उल्टा कर दो कि ये प्रॉब्लम है, हाँ इसे सही कर लो। कैसे करोगे? सरकार करेगी। सीधी सी बात। सजेशंस में सबसे पहला तो ये लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है, कैपिटल फॉर्मेशन होनी जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना जरूरी है, नई नई मशीनरीज इंट्रोड्यूस करनी जरूरी है, और नई मशीनरीज ताकि लोग खरीद पाए तो उन्हें लोन्स देने एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूरी है। R&D सेल्स में जीएनपी का ज्यादा हिस्सा इन्वेस्ट होना चाहिए। रॉ मटेरियल्स और भी बनने चाहिए, और वो कब बनेंगे? जब हमारे बाकी सेक्टर्स भी अच्छे से ग्रो करेंगे। और क्या हो सकता है बीच में? रीजनल इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होनी चाहिए, कई सारे स्किल प्रोग्राम्स पे काम करना चाहिए, लोगों को स्किल्ड बनाना चाहिए। एजुकेशन करिकुलम में ऐसे चेंजेस करने चाहिए कि सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच आ जाए।
और उसके अलावा फॉरेन कंपटीशन से बचने के लिए थोड़ी सी जो पॉलिसीज है उन्हें फॉरेन कंट्रीज के लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए, ताकि हमारे लोग भी, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, वो भी ग्रो कर पाएं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को थोड़ा सा रोकने के लिए ये इंश्योर किया जाए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज यूटिलाइज कर रही हैं, वो इस तरह से करें कि वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में रखा जाए, एंड सो ऑन। तुम अनलिमिटेड सजेशंस जो हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स में से बना सकते हो। उसके बाद कंक्लूजन आती है एट द एंड। मैं यहां पर लिख रहा हूं साइड में, तो तुम थोड़ा समझ जाना, इसको तुम अलग से कर देना, ठीक है। सो कंक्लूजन ये आ सकती है कि देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है ना, वो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं तो वो सिर्फ खुद डेवलप नहीं होती, बल्कि अपने आसपास के बाकी सेक्टर्स को भी डेवलप करती हैं। इससे एग्रीकल्चर भी डेवलप होता है, इससे बाकी सेक्टर्स डेवलप होते हैं, हमारी इकोनॉमी में नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती हैं, कैपिटल फॉर्मेशन होती है, नई मशीनरी इंट्रोड्यूस होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हो पाती हैं। हालांकि इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए भी ध्यान देना चाहिए। सो ये सब तुम इसकी कंक्लूजन में लिख सकते हो। इसी के साथ तुम्हारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर थोड़ा स्पीड में लगा हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन है यूट्यूब में, तुम वीडियो स्लो करके देख सकते हो। पर मुझे पता है एग्जाम टाइम में तुम वैसे भी इसको 1.25x, 1.5x, 7.5x, 2x की स्पीड पे देखने वाले हो, इसलिए मैं खुद पहले से ही 2x की स्पीड पे बोल रहा हूँ आज की इस वीडियो में, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। इसको अच्छे, सबसे पहले तो इसकी फोटो ले लो और जाना मत वीडियो छोड़ के, एंड वाला ज्ञान अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो यहां पर टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है एंड वाले ज्ञान की। 1 मिनट के लिए ना अपनी लाइफ को इमेजिन करो। तुम काम कर रहे हो, माइंड हैवी है, टेंशन है, 30 मिनट्स का ब्रेक लिया। अब उस ब्रेक में तुम क्या करोगे? जंक खाओगे, फोन यूज करोगे, रील्स, शॉर्ट्स स्क्रॉल करोगे, या बस टाइम वेस्ट करोगे? रुको, अब ये जो ब्रेक है ना, ये तुम्हारी सुपर पावर बन सकता है। ये एक सुपर पावर मोमेंट है। अच्छे से यूज कर लिया, स्मार्टली यूज कर लिया, तो एनर्जी डबल, फोकस डबल, एंड जो तुम्हारा अटेंशन स्पैन है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। सुनना इंपॉर्टेंट है, हेल्दी स्नैक इज मच बेटर देन जंक फूड। प्रोडक्टिव काम करना इज मच बेटर देन टाइम पास। प्रोडक्टिव काम, कोई भी ऐसा काम जिसमें तुम्हारी स्किल्स डेवलप हो, जिसमें तुम्हें मज़ा भी आता हो, जो तुम्हें अच्छा भी लगता हो। उसके बाद बुक रीड करना इज मच बेटर देन जस्ट रील्स स्क्रॉल करना। ये छोटी छोटी चॉइसेस ही तुम्हें एवरेज या ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं। स्मॉल चॉइसेस बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती हैं। 30 मिनट्स का ब्रेक है, सोचो कैसे यूज हो। जंक और स्क्रॉल से दूर नॉलेज का जूस हो। हेल्दी खाना, रेस्ट या स्किल का हाल, छोटी छोटी चॉइसेस बनाती हैं जिंदगी कमाल। 30 मिनट्स का मैजिक याद रखना यार, कल से ही शुरू करो और बनो अपनी लाइफ के सुपरस्टार। तो इन्हीं लाइनों के साथ आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अब मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। सब्सक्राइब कर देना एवीएम स्टडी हब को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूं तुम लोगों से अगली किसी और वीडियो में, अगले किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय बाय, टेक केयर।